हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पेसिफिक रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इज नोन एज। जो क्लोरीन की रेडॉक्स रिएक्शन है, आपने एक क्लोरीन की रिएक्शन पढ़ी होगी क्लास +2 के अंदर आ जाती है ये Cl2 की NaOH के साथ, ठीक है। और दो तरह से होता है, एक हम डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड या हॉट NaOH के साथ बोलते हैं। तो एक तो हमें मिलता है NaClO लिखा हुआ मिलता है तुमको, या NaOCl भी लिखा हुआ मिलता है, एक ही बात है, ठीक है। साथ में NaCl मिलता है। अगर दूसरी रिएक्शन आप देखते हो NaOH की, तो यहां आपको NaClO3 मिलता है, प्लस में NaCl मिलता है, ठीक है। वाटर वगैरह साइड में मिलेगा, ठीक है। तो मेरा जो मेन है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पता होगी तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इधर क्लोरीन की -1 है, इधर सोडियम पे +1 है। और यहां से अगर आप यहां जाओगे तो यहां आपके पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और यहां से यहां देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि यहां इस पे +1 -2, ओवरऑल क्लोरीन पे क्या आएगा, +1। एक में क्लोरीन पे इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है। तो सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहा है, तो उसको डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन, सेम स्पीसीज का रिडक्शन, क्लियर है। तो स्पेसिफिक रिडॉक्स इसी में भी है, सेम इसमें होगा, बस इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, ठीक है। एक में कम होगी और उसी स्पीसीज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना रिडक्शन कहलाता है। और सेम स्पीसीज का हो रहा है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। दूसरा आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड कंडीशन। देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। जैसे कि आपको टेम्परेचर की बात करता है तो रूम टेम्परेचर जिसको 298 केल्विन बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, 298 केल्विन। दूसरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM, और 1 ATM को ही तुम क्या लिख सकते हो, तुम 1 बार जो कि 10⁻³ किलो पास्कल लिख सकता हूं, किलो पास्कल लिख सकता हूं। और इसी को तुम 1 बार के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बार और ATM के अंदर, जो कि मैं तुमको रिडॉक्स वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा चुका हूं। तो ये सारे किस में आएंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन में आएंगे। अगर आपको 1 ATM दिया हो, 3 किलो पास्कल में दिया हो, 1 बार में दिया हो, और उसके बाद आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी सब जानते हो क्या होती है, जैसे हम सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं कंसंट्रेटेड डाइल्यूट्स के लिए, ठीक है। तो एक्टिविटी भी क्या होती है, 1 होती है। एक्टिविटी क्या होती है, 1 होती है। तो यहां आपको क्या क्या दिया हुआ, देखो 298 केल्विन टेम्परेचर दिया है जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन है, 100 किलो पास्कल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, ना कि 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी आपको दी हुई है 1। तो ये सारी की सारी कंडीशंस क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा इसका, बी। लास्ट वाले का ये आंसर लगा दिया था, टिक, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, विच ट्रांजिशन आर स्टडीड बाय द यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए आप यूवी, NMR, IR ये पढ़ते हो, IR, यूवी, NMR, ठीक है। इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रोवेव भी पढ़ते हैं, माइक्रोवेव, ये सारी आप स्टडी करते हो। तो आपको पता है कि यूवी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में। देखो होता क्या है कि आप अगर जब किसी एनर्जी लेवल्स की बात करते हो ना, तो सबसे ज्यादा मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये E1 ये 2, इसके बीच में कौन से लेवल्स होते हैं, अगर इसके बीच में आएंगे, जैसे ये वाले लेवल्स है, ये है वाइब्रेशनल लेवल्स, ये क्या है, अगर ये V, ये क्या है, वाइब्रेशनल लेवल्स, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर कौन होते हैं, आप कहोगे रोटेशनल लेवल्स। कौन होते हैं, रोटेशनल लेवल्स। ये होता है इनका, देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी गैप होता है इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर, उसके बाद किसके अंदर, वाइब्रेशनल के बाद, उससे वाइब्रेशनल के बाद किसमें आता है, अपना रोटेशनल लेवल्स, उनका एनर्जी गैप और ही कम होता है। तो ये क्या आपके रोटेशनल लेवल है, मान लीजिए R1 R2 ये रोटेशनल है, ये किसके लिए, रोटेशनल एनर्जी लेवल। और ये ब्लैक वाले क्या है, वाइब्रेशनल। इनको मैं कलर दूसरा करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाले, ये जो वाइब्रेशनल के अंदर आएंगे वो कौन होंगे, रोटेशनल। तो ये आप क्या बोलोगे, बाहर वाले कौन से है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल, क्लियर है। तो हम जो स्पेक्ट्रोमेट्री, यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर हम बात करते हैं, तो वहां हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ते हैं। रोटेशनल वाला कहां पढ़ते हैं, माइक्रोवेव के अंदर,
रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल हम IR के अंदर पढ़ते हैं, और न्यूक्लियर ट्रांजिशन आपको पता है कि NMR के अंदर पढ़ते हैं। क्या बात समझ आ रही है? जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी की हमें बात करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम क्या पढ़ते हैं? यूवी स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर पढ़ते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड्स में बी यूज टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन का पीएच बताने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड हम यूज कर सकते हैं? पहला है ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, या ऑल ऑफ द अबव, या सारे के सारे। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बढ़िया क्वेश्चन था जो डीयू में पूछा गया था। क्या पूछा गया इसमें कि कौन सा इलेक्ट्रोड? देखो हाइड्रोक्विनोन की बात करोगे तो आपके पास ये होता है। अगर आपको पहले तो सबसे पहले ना तीनों के स्ट्रक्चर हाइड्रोक्विनोन वगैरह ये आपको पता होने चाहिए कि क्या होता है। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपके पास यहाँ OH और यहाँ OH होता है, ठीक है, और ये वाला इसके पास क्या होता है? जो डबल बॉन्ड होते हैं। अब सिंपल सी बात ये है कि इसके अंदर पीएच, देखो इसके तो सबको पता है, ये तो अपने पास सिंपल पीएच पे डिपेंड ही करता है। E इज इक्वल टू 0.0599 pH। ये वाला तो आप सिंपल क्या कहते हो? पीएच हम निकाल सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, ठीक है, 0.059। अगर हम बात करें नीचे ग्लास इलेक्ट्रोड की और हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड की, तो यहां आप देखिए अगर इसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे, इसको पूरे को बेंजीन ही बनाओ, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करते हो? इसको कुछ ऐसा बनाते हो हाइड्रोक्विनोन, ये वाला। ये कब बनता है? देखो अगर आपने एसिडिक और बेसिक कंडीशन चेंज किया तो प्रोडक्ट लेफ्ट बनेगा या राइट वाला बनेगा, वो डिपेंड करेगा पीएच के ऊपर। अगर आपने कंडीशन एसिडिक ली है, क्या लिया है? कंडीशन एसिडिक ली है, तो आपका ये वाला एग्जिस्ट करता है एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में। और अगर तुमने क्या लिया? बेसिक कंडीशन लिया, तो तुम्हारे पास ये बनेगा। आ रही बात समझे? अब तुम कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया? तुम्हें पता है कि जब बेसिक कंडीशन लेंगे तो यहां से इसको निकालेगा, ये क्लियर है, H निकालेगा, बेस क्या करेगा? H निकालेगा, बेस निकालेगा, H निकालेगा, तो क्या बनेगा अपने पास? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बनेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये वाला स्पीसीज आपके पास बेसिक कंडीशन में बनती है, ये एसिडिक कंडीशन में। तो क्विन हाइड्रोनोन भी क्या है अपने पास जो है पीएच मेजर करने का एक है। अब भाई अपने को पीएच के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि एसिडिक कंडीशन में कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है, बेसिक में कौन सी कर रही है। और ग्लास इलेक्ट्रोड जो है वो सिलिका के बने होते हैं, सिलिका के, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? पीएच सेंसिटिव होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। भाई बाहर का पीएच और अंदर आपने जो गैस ली हुई है उसके अंदर HCl का जो लेते हो आप, उसमें क्या है डिफरेंस? मतलब आप ये बोल सकते हो कि ग्रेडियंट, आप कहते हो ना किसी चीज को डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहां भी आप क्या कहोगे? ये भी पीएच क्या होता है? सेंसिटिव होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तीनों हाइड्रोजन, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन और ग्लास इलेक्ट्रोड, तीनों की तीनों से हम क्या कर सकते हैं? पीएच मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है? आयन सिलेक्टिव होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो सिंपल फैक्चुअल सा क्वेश्चन है कि कौन सा एसिड होता है लेमन के अंदर। तो लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है दोस्तों। ये तो एक ऐसा मान के चलिए एक जर्नल साइंस का क्वेश्चन है कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 1, ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम क्या होगा? तो आपको पता है कि एक मोल, अगर मैं किसी गैस की बात करूं, एवोगैड्रो नंबर क्या कहता है? 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर STP पे, ठीक है। और अगर आपको यहां बात करें तो हम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 1000 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा? 22, 200 नीचे डिवाइड, 22400 सेंटीमीटर क्यूब, 22400 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? विच डज नॉट इंक्रीज द रेट बाय इफेक्टिंग द नंबर एंड नेचर ऑफ कोलिजन्स, नंबर एंड नेचर ऑफ कोलिजन्स। अब देखो आपने कोलिजन थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। कोलिजन थ्योरी के अंदर अगर हम बात करें इनमें से कौन कौन सी चीजें, अगर सिंपल भी तुम सोचते हो ना, तुम मतलब एक ऐसा मान के चलो कि आप केमिस्ट्री स्टूडेंट नहीं हो और फिर भी आप सोचते हो, तो कुछ मॉलिक्यूल्स के टकराने की बात हो रही है, कोलिजन्स का मतलब है कुछ मॉलिक्यूल के टकराने की बात हो रही है। पहली बात तो है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या कोलिजन बढ़ेगा? सिंपल सी बात है। किसी के अंदर आप किसी को, जैसे कहते हैं ना, किसी को लड़ाई करवानी है तो उसमें आप कहते हो ना कि आग में घी डालने का काम करे, वो काम है यहाँ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, मूव करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर प्रेशर बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है, किसी मॉलिक्यूल को पास पास दूर दूर है आराम से बैठे और सबको धक्का करके एक रूम में फिट करना चाहोगे, तो जब कमरे के अंदर सबको
आप कह रहे होगे अंदर चलो, तो वहां भी तो एक दूसरे के साथ क्या होगी, टकराव होंगे, कोलिजन्स होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे भी सोच सकते हैं। अच्छा, सरफेस एरिया, भाई आपने जितना सरफेस, कोई रिएक्शन करवा रहे हो आप, रिएक्शन के दौरान आप जितना सरफेस एरिया प्रोवाइड करोगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर आएंगे, और आएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो कोलिजन्स भी ज्यादा होंगे। क्लियर हो रही है बात। कैटलिस्ट कभी भी, कैटलिस्ट के ऐड करने से नंबर ऑफ कोलिजन्स और नेचर पे इफेक्ट नहीं होता बाय एडिंग द कैटलिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, कैटलिस्ट ऐड करने से आप उनके नंबर ऑफ कोलिजन और नेचर को इफेक्ट नहीं करती। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट कैन नॉट बी affect the nature of collision and number of collisions। तो क्या आएगा, एडिंग कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, AgI क्रिस्टल इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ये सॉलिड स्टेट में मैं पढ़ा चुका हूं ZnS की स्ट्रक्चर तुमको। ZnS की स्ट्रक्चर में क्या था, जिंक कहां प्रेजेंट हुआ करता था, आप कहोगे सर अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट होता था। और जो अपने पास सल्फाइड होता था वो क्या बनाता था, तुम कहोगे सर ये FCC लेटिस बनाता था, FCC लेटिस बनाता था। FCC लेटिस का मतलब 1/2 × 6 एंड 1/8 × 8, कितना, Z का वैल्यू कितना आता था, 4। मतलब Z का वैल्यू, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स कितने थे एक यूनिट सेल में, 4 थे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते थे, जितना नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट होता था उतना ही क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते थे, लेटिस पॉइंट का डबल होता था। मतलब ये Z 4 है तो ये 2 × 4 8 हुआ करते थे, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल हुआ करते थे। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी यहां तक की कि ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड की। अब हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि AgI क्रिस्टलाइज इन Z ब्लेंड स्ट्रक्चर। भाई जैसे ZnS है ना, वैसे AgI क्या है, इसकी तर्ज पे क्या है, लेटिस का फॉर्मेशन करता है, जिसमें आयोडाइड आयन एटल लेटिस, ये FCC बनाएंगे आयोडाइड। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय द Ag पॉजिटिव आयन। अब देखो मेरी बात सुनना, टोटल तुम्हारे पास कितने हैं, 8। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 8। अब उस 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से Ag कितने में ऑक्यूपाइड है, Ag ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड कितने टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किए। तुम कहोगे सर जितने Zn करता था, और अल्टरनेट है मतलब टोटल 8 है, एक छोड़कर एक में ऑक्यूपाइड होगा तो टोटल 4 ऑक्यूपाइड करेगा, जिंक 4 करेगा, तो हम बोलेंगे Ag भी क्या है, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, 4/8 × 100, तो क्या आ जाएगा, 1/2 × 100 इज इक्वल टू 50%। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। भाई टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है जिसमें से 4 में प्रेजेंट है, तो 4/8 परसेंटेज कैसे निकालते हो, जितने मार्क्स तुम्हारे आए टोटल में से × 100। विच कार्बोनिल कंपाउंड हैज मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। कौन से कंपाउंड में मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट होगा। देखो डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि चार्ज का सेपरेशन हो, बाय सम डिस्टेंस, म्यू × d तुम बोलते हो। अब देखो अगर तुम इस मॉलिक्यूल को, इस डबल बॉन्ड को तुम तोड़ते हो ऐसे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इसको तुम तोड़ते हो नेगेटिव पॉजिटिव, यहां भी यार, और जब तुम इसको तोड़ोगे नेगेटिव पॉजिटिव, और जब तुम इसको तोड़ोगे वो नेगेटिव पॉजिटिव, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा चार्ज का सेपरेशन तुमको नजर आ रहा होगा। अब मुझे बताओ कि ऐसा करने से किस मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आई है। जिस मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आएगी वही तो अपने आप को ऐसे कन्वर्ट करना चाहेगा पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर। तो तुम कहोगे सर पहले ही वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर ना, अब ये कंपाउंड क्या है, प्लेनर भी है क्योंकि सारे के सारे sp2 है, sp2 सारे कार्बन क्या है, sp2 है। साइक्लिक भी है, जी बिल्कुल साइक्लिक भी है। 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तुम कहोगे सर n की वैल्यू 0 रख दी +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो कंपाउंड क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, जिसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। जब तुम ऐसे डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करते हो, जैसे जिसमें देखिए कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर हम कोई बॉन्ड का ब्रेकेज करवाकर और उसके अंदर अगर एरोमेटिसिटी जनरेट करें तो वो कंपाउंड किस कैटेगरी में आते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इन सभी के अंदर ऐसा कोई चेंज करने से कोई एरोमेटिसिटी वगैरह नहीं आ रही, मतलब कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट, भाई इसका मतलब ये है कि ये ऐसा कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा और ये दौड़ कर होना चाहेगा, क्योंकि इसको ऐसा कन्वर्ट होने से इसके अंदर क्या आ रही है, एरोमेटिसिटी आ रही है। और एरोमेटिसिटी आएगी तो हर कोई क्या चाहता है, एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी आती है। तो ये अपने बॉन्ड को बहुत इजीली क्या करेगा,
क्या पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन ही क्या है, डायपोल मोमेंट, और ये क्या आएगा इसका राइट आंसर।